नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो हमने बनाया था करंट अफेयर्स 2020 जो कि अप्रैल और मई महीने का था और उसका फर्स्ट पार्ट हमने तैयार किया था। उस वीडियो में हमने आपको चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान और इसके अलावा कुछ दिवसों के बारे में आपको बताया था। ये जो हमारा आज का वीडियो है ये उसका सेकंड पार्ट है और उस सेकंड पार्ट में आज हम पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरस्कारों में हम ऐसे पुरस्कारों की बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और उसका नाम है गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, या ऐसे बोल सकते हैं कि गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आखिर ये पुरस्कार इस बार किसे मिला है। तो एक महिला है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है इस बार, और ये महिला है कोलंबिया की रहने वाली और इनका नाम है जेनिथ बेदोया लीमा, और ये कोलंबिया की निवासी हैं। अब आप देखिए ये तो बहुत आसान हो गया कि एक लाइन में आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, लेकिन ये वनडे एग्जाम के लिए तो ठीक है कि जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसमें तो काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही आप किसी अच्छे लेवल के एग्जाम पे जाते हैं, जैसे पीसीएस लेवल का कोई एग्जाम है उसमें बात करेंगे, तो उसकी क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया होगा वो बढ़ जाएगा और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कि ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो ये पुरस्कार प्रदान करता है एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये संस्था ऐसी संस्था है जो कि शैक्षिक, साइंटिफिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करती है। तो इसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा उठता है कि आखिर इस पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। तो इस पुरस्कार के तहत जो धनराशि दी जाती है वो है $25,000 की धनराशि। अब अगला क्वेश्चन है कि आखिर ये जो पुरस्कार है ये किसकी याद में शुरू किया गया। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये अजीब सा नाम, ये दरअसल कोलंबिया के बहुत बड़े पत्रकार थे गुइलेर्मो कानो, जिनकी स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है। गुइलेर्मो कानो जो व्यक्ति हैं इनकी 1986 में हत्या कर दी गई थी और आगे चल के इन्हीं की स्मृति में यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार 1997 में प्रारंभ किया गया। अब आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से, कि सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये, उसके बाद किसने शुरू किया, ये कब शुरू किया, कितनी धनराशि दी जाती है, और साथ ही साथ ये भी कि आखिर ये किसकी स्मृति में शुरू किया गया है और उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। एक ही महत्वपूर्ण बात होगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आप कर सकते हैं, वैसे किसी भी पुरस्कार के बारे में कोई ये नहीं पूछता कि पुरस्कार कब दिया जाता है, बहुत कम, जैसे नोबेल के बारे में पूछ सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक विशेष दिन ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है 3 मई। आपको याद होगा, आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा हुआ करंट अफेयर्स के वीडियो का हमारा, उसमें 3 मई के बारे में मैंने बताया भी है कि 3 मई को हम हर साल मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसी अवसर पर 3 मई के दिन ये पुरस्कार दिया गया इस बार। तो आपको ये ध्यान रखना, आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन एक छोटे से टॉपिक से आपके निकल आए। चलिए फिर अगले पुरस्कार की बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा, जिसका नाम है पुलित्जर 2020। तो पुलित्जर जो पुरस्कार होता है, आप देखिए, आप कई पुरस्कार ऐसे होते हैं जिनमें किसे मिला ये बताना बहुत मुश्किल है। कारण उसका ये है कि वो बहुत सारे क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगर कोई पुरस्कार
12, 15, 20 लोगों को एक साथ दिया गया, तो आप कैसे ये बता पाएंगे कि आखिर ये पुरस्कार इस बार किन किन लोगों को मिला है? तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है कि वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साथ ही साथ उसकी धनराशि क्या है। सिर्फ 2-3 सवाल हो सकते हैं। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिए जाने के बावजूद भी ये इसकी श्रेणियां 22 हैं। जैसे कैमरामैन को अलग पुरस्कार दिया जाता होगा, जैसे एंकरिंग के लिए अलग पुरस्कार दिया जाता है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, सबसे पहली बात। और दूसरा ये कि इसके अंतर्गत $15,000 की धनराशि दी जाती है। तो बस इसमें दो ही बातें आपको याद रखनी है। कितने लोगों को मिला है? 22 लोगों को मिला है। तो आप खुद सोचिए कि 22 लोग ना तो आपको याद करने हैं, ना आप याद कर सकते हैं, तो इसलिए इतना ही ध्यान रखना है इसमें। तो दोस्तों अगला जो पुरस्कार है हमारा वो 3rd नंबर का है, और जिसका नाम है प्रिट्जकर पुरस्कार 2020। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पुरस्कार है ये बिल्कुल पुलित्जर पुरस्कार की तरह ही है। इस पुरस्कार में भी आप ये नहीं बता पाएंगे कि कितने लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को मिला, तो नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इस पुरस्कार में भी बस इतना याद रखना है हमें कि आखिर ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी धनराशि क्या है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में, और इसके अंतर्गत $1,00,000 की भारी भरकम राशि है, काफी $1,00,000 की धनराशि दी जाती है। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, और साथ ही साथ कि वास्तुकला के क्षेत्र में, और साथ ही साथ कितनी धनराशि है। अगला पुरस्कार देखते हैं दोस्तों। अगला पुरस्कार है हमारा व्यास सम्मान। ये जो व्यास सम्मान है, ये व्यास सम्मान बहुत फेमस है, क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह है जो कि इस पुरस्कार को प्रदान करता है, उसकी घोषणा करता है। और इसकी एक और विशेषता आप देख सकते हैं कि पुरस्कार दिया अगले साल जाता है, लेकिन नाम इसका पिछले साल का होगा। जैसे व्यास सम्मान 2019 बोलेंगे, दिया ये मई के महीने में है, मई 2020 में, परंतु पिछले साल का हम बोलेंगे। तो व्यास सम्मान 2019 जो प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया एक बहुत बड़ी लेखिका है हिंदी की, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को ये पुरस्कार मिला है। उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, उनकी एक उपन्यास थी, 2014 में वो उपन्यास आई थी, प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था कागज की नाव। तो कागज की नाव जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दरअसल ये जो पुरस्कार है ये किसी ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिसकी कोई कृति पिछले 10 सालों में सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कृति हो और उसने शानदार लिखा हो, ऐसे लेखक को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, व्यास सम्मान। तो आपको याद रखना, और साथ ही साथ इसमें जो धनराशि दी जाती है वो भी आप याद कर लीजिए, और वो है ₹4,00,000। ठीक है, एक और एडिशनल बात इसमें आप जोड़ सकते हैं कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। दरअसल के बिरला फाउंडेशन जो ग्रुप है वो और भी 2 पुरस्कार प्रदान करता है, जिनमें एक है सरस्वती सम्मान और एक है बिहारी सम्मान। तो 2 पुरस्कार वो हैं, व्यास सम्मान ये तीसरा है। तो कुल मिलाकर 3 पुरस्कार देता है के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान है जिसके तहत ₹5,00,000 दिए जाते हैं, और वो 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को दिया जाता है। ऐसे ही जो बिहारी सम्मान है, वो बिहारी सम्मान केवल राजस्थानी और हिंदी 2 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो आप याद कर सकते हैं आसानी से। और अभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है नासिरा शर्मा। ठीक है दोस्तों, अगले पे आते हैं, नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। नेक्स्ट जो पुरस्कार है हमारा वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का ही है, अमेरिका का एक पुरस्कार है जिसे हम कहते हैं टेम्पल्टन पुरस्कार। 5 नंबर डाल दीजिए, टेम्पल्टन पुरस्कार 2020। ये पुरस्कार दोस्तों अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है, अध्यात्म और विज्ञान 2 के क्षेत्र में दिया जाता है। यूएसए के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फ्रांसिस कोलिंस। तो फ्रांसिस कोलिंस को ये पुरस्कार मिला है इस बार, फ्रांसिस कोलिंस। फ्रांसिस कोलिंस को ये पुरस्कार दिया गया है, और ये यूएसए के रहने वाले हैं।
ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों विज्ञान व अध्यात्म के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान व अध्यात्म के मिश्रण को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो आप देख सकते हैं अध्यात्म केवल भारत में ही नहीं है, दुनिया के और देशों में भी अध्यात्म की बात करते हैं लोग, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है टेम्पल्टन पुरस्कार। और ये भी एक बड़ी बात है कि आप पुरस्कार कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है, बहुत बड़ी धनराशि इस पुरस्कार के तहत प्रोवाइड की जाती है, और वो धनराशि है $13 लाख की धनराशि। तो आप देख सकते हैं बड़ी धनराशि इस पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है, $13 लाख की धनराशि। तो दोस्तों इसी तरीके से अगले पुरस्कार की तरफ आते हैं। आप इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि ये कौन देता है, मैं फ्री बता देता हूँ कि एक यूएसए का एक फाउंडेशन है, नाम से ही पता लग रहा होगा, इसका नाम भी वही है, टेम्पल्टन फाउंडेशन नाम है उसका, जो ये पुरस्कार प्रदान करता है। तो दोस्तों जो छठा पुरस्कार है हमारा वो है एबेल पुरस्कार। ये एबेल पुरस्कार दोस्तों नोबेल पुरस्कार के तुल्य होता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे जहाँ ये दिया जाता है ये वहीं प्रदान किया जाता है जहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, आपको याद होगा वो है जगह नॉर्वे। तो एबेल पुरस्कार की कहानी शुरू होती है, एक व्यक्ति थे नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और वो प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका नाम था नील्स हेनरिक एबेल। तो नील्स हेनरिक एबेल का बहुत ही कम आयु में देहांत हो गया, बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम था रामानुजाचार्य, और उनका भी बहुत कम आयु में निधन हो गया था, बिल्कुल वैसे ही नील्स हेनरिक एबेल का निधन बहुत ही कम आयु में, यानी कि 27 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, और उन्हीं की याद में ये एबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी आयु भी बहुत कम होती है और जो गणित के क्षेत्र का बहुत ही माहिर व्यक्ति होता है। इस बार ये पुरस्कार दिया गया है एक व्यक्ति को जिनका नाम है हिलेट हिलेट फ्रस्टेनबर्ग जो व्यक्ति हैं वो इजराइल के रहने वाले हैं, और दूसरे एक व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है ग्रेगरी मार्गुलिस। ये व्यक्ति यूएसए के रहने वाले हैं और ये व्यक्ति इजराइल से आते हैं। तो इन दो लोगों को इस बार का एबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पुरस्कार के तहत कुल मिला के 75,000 क्रोनर की धनराशि दी जाती है, जो कि एक बड़ी धनराशि है। इसके अंतर्गत 75,000 नहीं, 75 लाख क्रोनर की धनराशि दी जाती है। तो 75 लाख क्रोनर की धनराशि दी जाती है, नॉर्वे की मुद्रा है ये, तो उसी मुद्रा में धनराशि प्रदान की जाती है ना एबेल पुरस्कार की। तो आपको ध्यान रखना है कि एबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि एबेल पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो एक नॉर्वे के बहुत बड़े गणितज्ञ हेनरिक एबेल की स्मृति में दिया जा रहा है। और इस बार किसे मिला है, तो दो लोगों को मिला है, एक इजराइल के व्यक्ति हैं, एक यूएसए के। अगले पुरस्कार पे चलते हैं जिसका नाम है चमेली देवी पुरस्कार। चमेली देवी जो पुरस्कार है, दरअसल चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि केवल और केवल महिला पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता। तो ऐसी महिला पत्रकार जिन्होंने बहुत ही अच्छी पत्रकारिता की है उन्हें ये पुरस्कार मिलता है। इस बार ये पुरस्कार दिया गया है, एक तो महिला हैं आरिफा शेरमानी, है ना। आपने देखा होगा एक न्यूज़ चैनल है जो ऑनलाइन खबरें प्रोवाइड कराता है और उसका नाम है द वायर। तो द वायर की एक संपादक हैं, द वायर की एक पत्रकार है आरिफा खानम शेरवानी, इनका पूरा नाम है, तो आरिफा शेरवानी कर सकते हैं। और दूसरी जो पत्रकार है उनका नाम है रोहिणी मेनन। तो ये दो लोगों को मिला है, एक आरिफा शेरवानी और दूसरी रोहिणी मेनन। तो ये दो पत्रकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, चमेली देवी पुरस्कार 2020।
महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे जरूर याद रखना है। 1981 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था, 1981 से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1981 से प्रारंभ हुआ था। और केवल ये पुरस्कार, ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि केवल ये पुरस्कार केवल महिला पत्रकारों को ही प्रदान किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के आपने देखे हैं 7 पुरस्कार मैंने आपको बताए। इन 7 पुरस्कारों के बाद हम एक और पुरस्कार की बात कर सकते हैं, जिसका नाम वो दरअसल आप कह सकते हो कि वो पुरस्कार कम और वो एक सम्मान ज़्यादा है। एक बहुत बड़ी पत्रिका है जिसका नाम है विजडन पत्रिका, और विजडन पत्रिका इंग्लैंड में छपती है। 1864 से वो लगातार हर साल वो पत्रिका छप रही है, और 1864 से वो पत्रिका जो लगातार छप रही है इंग्लैंड में, उसमें जगह पाना अपने आप में बहुत सम्मान की बात है। और हमारे जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, काफ़ी फेमस विराट कोहली, वो 2014 से लेकर 2018 तक उन्हें इस पत्रिका में जगह मिली है। दरअसल ये पत्रिका क्रिकेट की बाइबल कहलाती है। इस बार इस पत्रिका ने 2 क्रिकेटर्स को, जो अच्छे क्रिकेटर हैं, एक हैं बेन स्टोक इंग्लैंड के, और दूसरी हैं एक महिला क्रिकेटर जिनका नाम है एलिस पेरी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन दोनों क्रिकेटर्स को अपना लीडिंग क्रिकेटर बनाया है। लीडिंग क्रिकेटर का मतलब कि इस पत्रिका के कवर पेज पर उन्हें जगह मिली है। तो बस एक ये जानकारी है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो पुरस्कार का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हुआ, और पुरस्कार के इस टॉपिक के बाद हम राष्ट्रीय खबरों की बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय घटनाएं जो हमारे देश में घटी हैं, कुछ महत्वपूर्ण, उनकी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। इन राष्ट्रीय खबरों को पढ़ने के लिए हमने एक छोटा सा तरीका बदल लिया है अपना, और वो तरीका ये है कि अब हम बोर्ड पे हमने पहले से लिख दिया है। बस उसका कारण यही है कि आपका टाइम थोड़ा बच जाए। ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए टाइम बचाने के लिए हमने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। लेकिन आप उसकी टेंशन ना लीजिए, हर चीज़ समझ में भी आएगी। और हमने इस पूरी बात की एक PDF फाइल भी तैयार की है पूरे करंट अफेयर्स की, और वो PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर हमारे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में ये पूरा करंट अफेयर्स 5000 शब्द मिलते हैं उसमें, तो उसमें डाल दिया जाएगा। जो बचेगा वो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली खबर है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव। आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम, जहाँ पे गैस रिसाव हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना थी उस समय देश में लॉकडाउन चल रहा था, और उस लॉकडाउन के दौरान ये घटना घटी थी। तब लोग मीम्स बना रहे थे और लोग बड़ी मजाक कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि हे भगवान, क्या निपटा के ही मानोगे इस बार। मतलब पहले कोरोना, फिर उल्कापिंड की घटना की बात हुई थी कि उल्कापिंड टकराने वाला है, हालांकि वो झूठ था, लेकिन फिर उसके बाद ये घटना हो गई। तो इसमें कई लोग मारे गए। हुआ ये कि एक विशाखापट्टनम में एक कंपनी है LG Chem कंपनी, जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है। दक्षिण कोरिया की ये जो कंपनी है, इस दक्षिण कोरियाई कंपनी की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड। आपको याद रखना है, जिस कंपनी में ये रिसाव हुआ, जहां गैस लीक हुई, उस कंपनी का नाम ये है। तो ये याद रखनी है जरूर आपको, जिसका नाम है LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड। LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड जो है वो सहायक कंपनी किसकी है? LG Chem कंपनी की, जो कि दक्षिण कोरियाई कंपनी है। हुआ ये है कि ये जो कंपनी है LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 में इसका नाम हिंदुस्तान पॉलीमर्स था। मतलब पहले इसका नाम ये नहीं था LG पॉलीमर्स का नाम। LG पॉलीमर्स की जगह पहले क्या था? हिंदुस्तान पॉलीमर्स, जो कि 1961 में स्थापित हुई थी। 1997 में ये हुआ कि दक्षिण कोरियाई कंपनी LG Chem ने इसका अधिग्रहण कर लिया हिंदुस्तान पॉलीमर्स का, और हिंदुस्तान पॉलीमर्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया? LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड। तो LG पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड का नाम 1997 में शुरू हुआ है, उससे पहले वही कंपनी हिंदुस्तान पॉलीमर्स थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन सी गैस है जिसका रिसाव हुआ था, तो आप ये याद रखेंगे, ये है स्टाइरीन गैस जिसका रिसाव हुआ था, जो बहुत ही जहरीली गैस होती है और जिससे बहुत सारे लोग रास्ते में जाते हुए लोगों ने भी दम तोड़ दिया। और जब ये घटना घटी थी दोस्तों, तो उस घटना के दौरान एक बहुत भयावह घटना जो हमारे देश में घटी है 1984 में, लोगों को उसकी याद तक आ गई थी। और वो घटना आपको याद भी होगी शायद कि 1984 की बात है, जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना भी लोगों के जहन में थी,
और लोग डर गए थे, लोगों को लग रहा था, जब शुरुआती खबरें आ रही थी, सुबह के टाइम ही ये घटना हुई है, जब शुरुआती खबरें आ रही थी तो लग रहा था कि भोपाल गैस त्रासदी ना हो जाए। और भोपाल गैस त्रासदी में आपको याद होगा कि उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। एक वहाँ पे एक कारखाना था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कारखाना या यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में एक गैस का रिसाव हो गया और उस गैस के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी बहुत बार आए हैं। और वो गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान लीक हुई थी, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस है जो उस समय जिसका रिसाव हुआ था और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी आपको। अगली बात कर लेते हैं। अगली एक खबर बहुत चर्चा में रही, लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत आलोचना हुई इस खबर की। और हुआ ये कि एक हमारे जो भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है रंजन गोगोई, उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। RS का मतलब यहाँ पर राज्यसभा है, तो जो हमारा ऊपरी सदन है हमारी संसद का, उसके लिए इन्हें नामित किया गया है। तो इसमें देखो एक महत्वपूर्ण बात कि इस तरीके से नामित होने वाले ये CJI रंजन गोगोई पहले व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति इसलिए हैं कि राज्यसभा में तो नामित पहले भी हुए हैं लोग, लेकिन आप जानते होंगे अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो संविधान में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 के तहत, है ना, आर्टिकल 80 के तहत मनोनीत होने वाले ये देश के पहले जज हैं। तो इस तरह के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत हुए हैं। मतलब इससे पहले भी बहुत सारे लोग मनोनीत हुए हैं, कई जज भी मनोनीत हुए होंगे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति के द्वारा उन 12 लोगों में किसी मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए। वो जो 12 लोग जो कला, साहित्य, है ना, विज्ञान आदि के क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं, जो काम करते हैं, उन्हें मनोनीत किया जाता है। जैसे आपको याद होगा सचिन को मनोनीत किया गया राज्यसभा के लिए, रेखा मनोनीत हो चुकी हैं जो फिल्म क्षेत्र से आती हैं, मैरी कॉम इस समय राज्यसभा की सदस्य हैं, जावेद अख्तर राज्यसभा के सदस्य बने। तो इस तरीके से आर्टिकल 80 वाले, तो आर्टिकल 80 के तहत जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसके तहत पहले ऐसे व्यक्ति हैं रंजन गोगोई जो इस राज्यसभा में नामित हुए हैं। रंजन गोगोई के बारे में भी एक दो बातें आप याद कर लीजिए कि रंजन गोगोई वो व्यक्ति हैं जो असम से आते हैं, है ना, असम से। इन्हें 2018 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, 2019 में इनका रिटायरमेंट हो गया। और सबसे जो आलोचना हुई वो इस बात की हुई कि 9 नवंबर 2019 को इन्होंने अयोध्या मामले पर अपना अंतिम फैसला दिया और उसके बाद जब ये रिटायर हो गए तो इन्हें राज्यसभा में नामित कर दिया गया, मनोनीत कर दिया गया। तो लोगों ने इसी बात को लेकर आलोचना की कि देखो ये सरकार के फेवर में इन्होंने फैसले दिए थे, इसलिए इन्हें इसका इनाम मिला है। ये राजनीतिक मुद्दा है, हम इसमें नहीं जाते, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं या अगली खबर पे चलते हैं। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है एक तूफान से, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है चक्रवाती तूफान अम्फान। अम्फान तूफान के बारे में भी बहुत मीम्स बने थे, जैसे ही मैंने गैस रिसाव की बात की। मतलब एक साथ सारी समस्याएं हमारे देश में आई थी उस समय जब लॉकडाउन चल रहा था, उधर कोरोना, फिर उसके बाद गैस रिसाव, वो उल्का पिंड की कहानी याद होगी आपको, अखबारों में खूब आ रही थी और सोशल मीडिया पे तो छाई हुई थी। और उसके बाद ये चक्रवाती तूफान अम्फान। तो ये चक्रवाती तूफान जो अम्फान है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि एक तो ये किस क्षेत्र में इसका उदय हुआ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बंगाल की खाड़ी से उठकर अम्फान तूफान ने उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल और साथ साथ बांग्लादेश, इन तीनों, एक देश और 2 राज्यों में भयंकर तबाही मचाई। बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे लोग बेघर हो गए। लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहुत तेज हवाएं चली, तूफान आया। और पूर्वी तट पर एक तट है जिसका नाम है दीघा तट। आप ये जरूर ध्यान रखें कि कौन से तट पर ये सबसे पहले टकराया। तो सबसे पहले ये टकराया दीघा तट पर, जो कि पूर्वी तट कहलाता है भारत का, वहाँ पर। तो पूर्वी तट पर एक तट है दीघा तट जहाँ पर ये टकराया। इसकी रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति आवर। और किन राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया इसने, वो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
और ये जो नाम है अम्फान, ये अम्फान नाम किसने दिया है? तो आपको याद रखना है थाईलैंड ने। तो थाईलैंड के द्वारा ये अम्फान नाम दिया गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी कि हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम देश अपने अपने अनुसार रखते हैं। जैसे बहुत सारे नाम पाकिस्तान ने भी रखे हैं, है ना, म्यांमार ने, थाईलैंड ने, भारत। तो ये जो देश हैं लगभग 8 देशों के द्वारा ये तय हुआ है कि ये समय समय पर इन तूफानों के नाम रखेंगे और ये नाम काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं। अगले खबर की बात करते हैं और अगली खबर है मिजोरम में खेलों को उद्योगों का दर्जा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मिजोरम ऐसा करने वाला पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। तो मिजोरम ऐसा करने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया है ना, देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो खेलों को उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार या भारत सरकार की तरफ से जो उद्योगों को सब्सिडी दी जाती है, जो ऋण सहायता दी जाती है, वो ऋण सहायता और सब्सिडी खेलों में भी लागू होगी। यानी कि कोई खेल का सामान बनाने वाली फैक्ट्री, कंपनी, अब जब उसका उद्योग का दर्जा मिल गया है तो अब वो सब्सिडी और साथ ही साथ ऋण की सुविधा ले सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। खेलों की वजह से उद्योगों को गति मिलेगी और खेलों का जो योगदान है वो हमारी जीडीपी में भी शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि मिजोरम ऐसा करने वाला पहला राज्य है। अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर है हमारी कि विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से 2 मिशन चलाए गए। एक वंदे भारत मिशन है, बहुत फेमस है, और दूसरा समुद्र सेतु मिशन। आपको याद ये रखना है कि हवाई यात्रा के द्वारा, है ना, हवाई मार्ग के द्वारा विदेशों से जो भारतीय लाए गए उनके लिए तो वंदे भारत मिशन चलाया गया, और जो भारतीय समुद्र के रास्ते लाए गए उनके लिए समुद्र सेतु मिशन। जैसे मालदीव हो गया आपका, कोमोरोस एक देश है, जैसे मॉरिशस एक देश है, श्रीलंका है। तो ऐसे देशों से भारतीयों को निकालने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान ये समुद्र सेतु मिशन चलाया गया। इसमें आपको याद रखना है कि ये मिशन, दोनों ही मिशन किसके द्वारा चलाए गए हैं? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय विदेश मंत्रालय, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन। जो वंदे भारत मिशन है उसके तहत अब तक लगभग 32,000 भारतीयों को लाया जा चुका है, और इसके अलावा तीसरा फेज, इसका तीसरा चरण इसका चल रहा है इस समय। लगभग 2.5 लाख भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें लाने का प्लान है। इसके अलावा जो समुद्र सेतु मिशन है ये 1 जून 2020 से शुरू हुआ है। मतलब हम खबरें तो अप्रैल मई की पढ़ रहे हैं और अप्रैल मई के महीने में ही इनकी सबकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन 1 जून 2020 से ये प्रारंभ हुआ समुद्र सेतु मिशन, जिसके तहत बहुत सारे भारतीयों को अलग अलग स्थानों से निकाला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खबर की। तो हमारी जो अगली खबर है वो है कचरा मुक्त शहरों को 2019-20 के लिए स्टार रेटिंग। यानी कि जो हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, उस स्वच्छता अभियान के तहत कुछ ऐसे शहर, खासतौर से नगर निकाय ऐसे हैं, वो नगर निकायों को उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए उन्हें स्टार रेटिंग दी गई है स्वच्छता के आधार पर। और बड़े अफसोस की बात है कि बहुत ज़्यादा शहर इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, या आप कह सकते हैं बहुत सारे शहरों को ये रेटिंग नहीं मिल पाई है। इसमें देखो, याद रखेंगे आप कि कुल मिला के जो शहर जो इसमें लिए गए इस प्रतियोगिता में, एक तरीके से प्रतियोगिता ही है, तो 1435 शहरों को इसमें शामिल किया गया। लेकिन जो रेटिंग पाने, स्टार रेटिंग पाने वाले जो शहर हैं वो मात्र 141 हैं। मतलब ये 1435 में से मात्र 141 शहर ऐसे मिल पाए हमें जिन्हें कोई रेटिंग दी जा सकती थी, यानी कि 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, और बाकी सब स्टार रेटिंग से बाहर हो गए। तो 141 शहरों में 5 स्टार से 1 स्टार रेटिंग पाने वाले शहर है ना, 141 शहर हैं। 1435 शहरों में बस इतने शहर निकल पाए, और इनमें भी जिन्हें 5 स्टार रेटिंग मिली है वही आपको याद रखना है। आपको अपने एग्जाम के लिए सिर्फ इतना करना है कि स्टार रेटिंग पाने वालों में 5 स्टार रेटिंग किस शहरों को मिली है वो याद रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 स्टार रेटिंग पाने वाले शहरों में एक तो छत्तीसगढ़ का एक शहर है जिसका नाम है अंबिकापुर, दूसरा और तीसरा राजकोट और सूरत जो कि गुजरात के शहर हैं, आप जानते ही हैं, मैसूर जो कि कर्नाटक का एक शहर है, और इंदौर मध्य प्रदेश का जो कि स्वच्छ भारत अभियान में पहले नंबर पे भी रहता है, और नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो कुल मिला के ये शहर हैं, 6 शहर हैं जो 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। और बड़े अफसोस की बात है कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा राज्य,
यूपी के तो सिर्फ 6 शहर ऐसे हैं जिन्हें स्टार रेटिंग मिली है, और वो भी स्टार रेटिंग कोई 5-4 वाली नहीं, उन्हें स्टार रेटिंग मिली है 1 की। तो आप देखिए कितना हमारे लिए अफसोस की बात है कि हमारे राज्य में ऐसा कोई शहर नहीं है जो स्वच्छ हो। तो आपको ध्यान रखना है, ज़रा स्वच्छता को अपनाएं, है ना, ये कचरा इधर उधर ना फैलाएं। ये बहुत ही बेइज्जती की बात है कि हमारे राज्य का कोई शहर इस काबिल नहीं है। 6 शहर हैं यूपी के जिन्हें 1 स्टार रेटिंग मिली है, यानी कि केवल 1 स्टार मिला है। जैसे अलीगढ़ है, जैसे नोएडा है, ऐसे 6 शहर हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वाली बात करते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है मिशन सागर अभियान। मिशन सागर अभियान देखिए क्या है, भारत सरकार की एक पॉलिसी है कि हिंद महासागर के जितने भी देश हैं उन सबके साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, है ना। हिंद महासागर में जो द्वीपीय देश हैं, तो द्वीपीय देशों में कई छोटे छोटे द्वीपीय देश आते हैं, जैसे मॉरिशस एक देश हो गया आपका, मालदीव हो गया, कोमोरोस, सेशेल्स, मेडागास्कर। तो ये जो देश हैं इनके साथ अच्छे संबंध हों, इसके लिए इनकी सहायता आवश्यक है। जब कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है इस समय, तो कोविड-19 के दौरान जब हमारे यहाँ लॉकडाउन था तो ये देश भी इससे पीड़ित थे। तो इन देशों की सहायता के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि हिंद महासागर के द्वीपीय देशों की सहायता के लिए भारत सरकार की ओर से मिशन सागर अभियान चलाया गया। इस मिशन सागर अभियान के तहत एक समुद्री पोत है हमारा नेवी का, जिसका नाम है केसरी। केसरी को 10 मई को इन देशों के लिए रवाना किया गया। और इन देशों के लिए क्या भेजा गया इस पोत में, इस समुद्री पोत में बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे चिकित्सकीय उपकरण, मेडिकल उपकरण थे बहुत सारे। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, है ना, खाद्य सामग्री। तो जो चीज़ें कोविड-19 महामारी के दौरान अति आवश्यक थी, बेसिक नीड थी लोगों की, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई भारत सरकार के द्वारा इन देशों को। आप देख सकते हैं मालदीव, मॉरिशस, कोमोरोस, है ना, ये देखो मालदीव को छोड़कर मॉरिशस, कोमोरोस, सेशेल्स, ये चारों देश ऐसे हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के देश कहलाते हैं। और मालदीव जो है वो एशिया में पड़ता है, यानी कि भारत का बिल्कुल पड़ोसी है। तो ये हिंद महासागर के द्वीपीय देश कहलाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होगा आपसे कि हिंद महासागर के द्वीपीय देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है, तो उस अभियान का नाम है मिशन सागर अभियान। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों तो ये थी आपकी राष्ट्रीय घटनाएं। आज के वीडियो में आपने 2 चीज़ें देखी हैं, एक तो पुरस्कार देखे हैं और राष्ट्रीय घटनाएं देखी हैं। तो ये करंट अफेयर्स का भाग 2 था, और उसके बाद अब करंट अफेयर्स का लास्ट भाग 3 आएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों और खेलों के बारे में होगा। और अप्रैल मई की सारी घटनाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। अप्रैल मई की जो घटनाएं हैं वो सभी आपकी रेंज में होंगी। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है। कम से कम किसी भी खबर के ऊपर 3-4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और उन क्वेश्चंस के आयाम को आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से किसी खबर की 3-4 बातें याद हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम एक और क्लास शुरू करेंगे पॉलिटी की जल्द ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें, और इसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।